अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी। कश्मीर इंतखाबात का आगाज़ कल से हो रहा है और सबसे पहले मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हलकों में इलेक्शन हो रहा है। टोटल हलके 45 हैं। बाकी हलकों में 2 मराहिल में बाद में इलेक्शन होंगे और इन 13 हलकों में जो इलेक्शन हो रहा है काफ़ी गहमा गहमी है और ख़ास तौर पे ये इंतखाबात अहम हो गए हैं जब से अवामी एक्शन कमेटी ने अपने मुजाहरों का आगाज़ किया और उन्होंने फिर एक कॉल दी हुई है कि वो दोबारा आज से अपना लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे। और इस पे वहाँ पे सिचुएशन क्या है और क्या तैयारियाँ हो रही हैं, इसके बारे में सोहेल रशीद साहब हमारे नुमाइंदा हैं, समा के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, इस्लामाबाद से गए हुए हैं, मीरपुर में मौजूद हैं। टिक्का खान सानी वो भी सीनियर नुमाइंदा हैं समा के, वो भी इस्लामाबाद से भिम्बर पहुंचे हुए हैं इन इंतखाबात की कवरेज के लिए। उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस पार्टी की क्या पोजीशन है और किस पार्टी का स्टांस क्या है। और 3 सियासी जमातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इन तीनों के दरमियान सख्त मुकाबला है। और पहले मरहले में तो देखते हैं क्या बनता है और उसके बाद हमारा आज का हॉट इशू होगा मईशत, मालियात और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक नई एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी पे बातचीत हो रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसकी मईशत पर क्या असरात होंगे और क्या मईशत बेहतर हो सकती है बग़ैर पाकिस्तान की गवर्नेंस को बेहतर किए हुए। इस पर हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर फ़ारूक सलीम और खुर्रम हुसैन जो माहिर हैं मुआशी अमूर के। और इसके साथ हमारा आज का एडिटोरियल होगा सोशल मीडिया, लीडर और आवाम, किस तरह से इन तीनों का आपस में ताल्लुक़ है। और नरेंद्र मोदी की रिसेंट आपने एक वीडियो देखी होगी जो उन्होंने ख़ुद रिकॉर्ड करके जेन ज़ी को मुतासर करने के लिए अपलोड की, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। इसके बरक्स तैयब अर्दवान ने जब इसी तरह सोशल मीडिया के ज़रिए अपने फॉलोअर्स को मैसेज दिया तो उसका असर हुआ। फ़र्क क्या था दोनों में, इस पे आज के एडिटोरियल में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे आज की टॉप। सोहेल रशीद साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। मीरपुर काफ़ी खबरों में इन रहा है, ये बताइएगा कि मुख्तलिफ मैंने पैगामात सुने हैं सियासी लीडरों के, तीनों सियासी जमातों के पैगामात हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने मीरपुर में जलसे में ऐलान किया कि यहाँ पे हम एयरपोर्ट बनाएंगे, फिर उन्होंने एक मोटरवे की भी बात की। दूसरी तरफ हमने देखे पाकिस्तान बिलावल भुट्टो साहब का पैगाम है, उन्होंने कहा कि हमने बजट बढ़ाया है और इसके अलावा हमने स्टेडियम बनाया। बहुत सारे उन्होंने अपने चीज़ें गिनवाई हैं। इसके साथ अब्दुल अलीम खान जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम यूथ्स को टारगेट कर रहे हैं जो नई नस्ल है और उसके लिए रोज़गार का बंदोबस्त करेंगे और लोकल रेवेन्यू, लोकल इकोनॉमी को मजबूत करेंगे जो टूरिज़म को प्रमोट करने से होगी। तो हाँ, तीनों जमातों की जो स्ट्रेटजी है वो अलग अलग है। और 2 जमातें मुस्लिम लीग नून के बारे में ये कहा जा रहा है और पीपल्स पार्टी के बारे में कि ये माजी के वादे तो करते हैं, पूरा नहीं करते। आप मुझे बताएं ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है इस वक्त मीरपुर में। अफसर साहब देखिए, मीरपुर में और पूरे आज़ाद कश्मीर में मैं इससे पहले ट्रैवल करके आया हूँ वादी नीलम और मुजफ्फराबाद से भी, और मैंने एक चीज़ देखी है कि जो 2 पार्टीज़ बड़ी यहाँ पर जो रूल कर चुकी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो दोनों इस बार आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन लड़ रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का ये मौक़िफ़ है कि वो डेवलपमेंट करवाएंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर हक़ हुक्मरानी, हक़ मलकियत का एक नारा है और उसके साथ रिफॉर्म्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं उसको बताकर लोगों को जो है वो अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रही हैं। जबकि इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का ये मानना है कि यहाँ पर काफ़ी महरूमियाँ लोगों की पैदा हुई इन सारी जमातों के होते हुए, लिहाजा अब हम इनकी तकदीर जो है वो बदलेंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं जो इस वक्त ग्राउंड पर हैं। अगर हम बात करें मीरपुर की, तो यहाँ पर डडियाल, चक सफारी, मीरपुर शहर और फिर खड़ी शरीफ, ये 4 इलाके हैं जिनमें 4 हलके बनते हैं। यहाँ पर टफ कंपटीशन जो है वो देखने में आ रहा है। गुज़श्ता रोज़ से हम यहाँ पर मौजूद हैं। ग्राउंड पर लास्ट डे जो था वो बड़ा इम्पैक्टफुल होता है और कल भी पूरी कोशिश की गई उम्मीदवारों की जानिब से कि अगर कोई उनका रूठा हुआ है उसे राज़ी कर लिया जाए, अगर कहीं पर उनका पैगाम नहीं पहुंचा तो वही पहुंचा लिया जाए। क्योंकि इस बार जो आपने अपने इंट्रो में फरमाया था कि एक सोशल मीडिया बड़ा अहम टूल होता है, जहां पर नरेंद्र मोदी और तैयब अर्दवान अगर अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो यहाँ पर जो लीडर्स हैं उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने का ये कहना था कि जिस तरह की सिचुएशन यहाँ बनी रही 1 महीने के दौरान, ये एक टूल उनका मिसिंग था जिसके ज़रिए वो अपने पब्लिक को एड्रेस कर सकते थे, अपना प्रोग्राम उन तक पहुँचा सकते थे। यहाँ पर इंटरनेट की बंदिश की वजह से कुछ मुश्किलात ज़रूर देखने में आई। ताहम अभी यहाँ पर जो है तो अब इंटरनेट की बंदिश तमाम कश्मीर में खुल गई है या चंद इलाकों में?
अफसर साहब, यहाँ पर मीरपुर डिवीज़न जो है इसके लिए तो इसको ओपन किया गया था, लेकिन कल से हम यहाँ पर इसको इस्तेमाल जो कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह जो एप्लीकेशंस हैं उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं है जो रूटीन में यहाँ पर होती है। स्पीड बहुत कम है और नहीं, वो कहीं ना तो कहीं व्हाट्सएप की पाकिस्तान में भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है आज पिछले कुछ दिनों से। ये क्या वजह है? सॉरी सर, आपका सवाल सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा व्हाट्सएप तो पाकिस्तान में भी पिछले कुछ दिनों से ठीक काम नहीं कर रहा है, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? देखिए, पाकिस्तान के दीगर इलाकों में उसकी मल्टीपल वजूहत हो सकती हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में तो बाज़ाब्ता तौर पर इंटरनेट को बंद रखा गया था सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से, तो वापस रिस्टोर हुए अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, तो उस तरह से अभी तक स्पीड नहीं है। यहाँ लोगों का यही मानना है कि अभी ये इस तरह की सिचुएशन शायद कुछ देर प्रिवेल करे और उसके बाद ये कम्प्लीटली जो है फंक्शनल हो। लेकिन इलेक्शन की अगर हम दोबारा बात करें, कल सुबह से पोलिंग होने जा रही है। यहाँ पर जो मीरपुर ज़िला के हल्के हैं उनकी अगर हम बात करें, 4 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं। आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, डिटेल पूछता हूँ। मैं ज़रा टिका खान सानी साहब को उनसे पूछ लूँ कि भिंबर में मौजूद है जहाँ से साबिक वज़ीर-ए-आज़म का ताल्लुक भी है, अनवारुल हक साहब का भी, तो वहाँ बताएं भिंबर में सिचुएशन क्या है टिका खान साहब, और क्या वहाँ इंटरनेट चल रहा है, लोगों तक पैगाम सियासी जमातों के पहुँच रहे हैं? अभी जैसे बताया है सुहेल साहब ने कि पाक पार्टी किन इश्यूज़ पे कह रही है, मुस्लिम लीग नून किन इश्यूज़ पे कह रही है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी किन इश्यूज़ पे वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो भिंबर में क्या सिचुएशन है? वहाँ कौन सी सियासी जमात आपको लग रही है कि बेहतर है? अफसार आलम साहब, जहाँ तक इंटरनेट की बात है तो सहूलतें तो यहाँ भी इंटरनेट की वैसे ही हैं, बल्कि यहाँ उससे भी बदतरीन है, चूँकि हालांकि बिल्कुल 6-7 किलोमीटर दूर यहाँ से बॉर्डर है और गुजरात, यानी चूँकि इस पार मैं भिंबर में मौजूद हूँ और यहाँ से 8 किलोमीटर के बाद गुजरात का इलाका और लाला मूसा का इलाका शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भी इंटरनेट की सहूलतें वाईफाई के ज़रिए तो कुछ घरों तक महदूद हैं, लेकिन जो मोबाइल नेटवर्किंग है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। सिर्फ लाइन कॉल मिलती है, इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं। कल तक जो कैंपेन चल रही थी, जलसे हुए, यहाँ से 8 से 10 जलसे यहाँ पे हुए, और जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं अनवारुल हक चौधरी जो हैं, उनका ही हल्का यहाँ पे 2 सीनियर वज़ीर भी साबिक यहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ जो जिस पार्टी का ज़ोर आप बता रहे हैं, तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो यहाँ पे कैंडिडेट उनका नहीं है, चूँकि वो उनकी इत्तेहाद है उनका चौधरी अनवारुल हक से, और साथ ही मुस्लिम लीग नून और JU और साथ ही जमात इस्लामी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इनके उम्मीदवार जो है मद्दे मुकाबिल हैं। 63 इस हल्के से सिर्फ एक मेंबर 7 जो है उससे 63 उम्मीदवार मैदान में, और साथ ही उसके बरनाला है, और बरनाला जो है वो बिल्कुल पंजाब के साथ कर्व खाता हुआ, और मेरे अकब में आप देखिए चकसवारी है, और वो साथ ही हल्का है तहसील है चकसवारी की, तो वो LA6 है। तो यहाँ पे भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऊपर तो कैंडिडेट बहुत मजबूत है यहाँ भी और साकों में भी, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी यहाँ पे ताकत में नजर आ रही है, और पीपल्स पार्टी का अच्छा, भिंबर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बारे में आप बताएंगे? वो भी एक पुरानी सियासी जमात है, जमात इस्लामी का भी आपने जिक्र किया, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का क्या सिचुएशन है वहाँ पे? 63 अगर उम्मीदवार एक हल्के में हैं तो ये तो काफ़ी गहमा गहमी लग रही है भाई। फिर अफसार साहब, 2 दिन कबल जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह हैं उनकी IPP आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट सरदार तनवीर इलियास से मुलाकात हुई थी, और उनका तो इत्तेहाद हो चुका है मुख्तलिफ सीटों पे, कहीं वो पीपल्स पार्टी के किसी कैंडिडेट के साथ, कहीं मुस्लिम लीग, लेकिन उन्होंने मजमूई तौर पे सबसे ज़्यादा जो इत्तेहाद किया है वो IPP के साथ किया है, और वो इत्तेहाद के साथ चल रही हैं इन हलकों में, और दूसरे आज़ाद उम्मीदवार हैं। आपको पता है आज का दिन आज़ाद उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने का है। इत्तेहाद का आपके ख्याल में जो दोनों पुरानी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके कैंडिडेट्स को मुश्किल टाइम देंगे ये इनका इत्तेहाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और IPP का? बिल्कुल, एक इक़्तिदार में जमात रह चुकी है अफसार साहब, और दूसरी भी 2 जमातें इक़्तिदार में रह चुकी हैं। IPP की तो एंट्री है, अभी पहला इलेक्शन IPP आज़ाद कश्मीर से लड़ने जा रही है, और एक 38 उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए, जहां मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस जो है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वो
हमारे IPP के जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ यकीनन उनकी हमायत करती नज़र आ रही है। और साथ ही जो जहाँ पे मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, वहाँ यकीनन उनकी मुखालफत रही है और अभी भी इस इलेक्शन में भी, उससे पहले भी इंतखाबी मुहिम में भी मुखालफत नज़र आ रही थी। तो यूँ जो IPP है वो मुश्किल में डालने जा रही है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके, कहीं आज़ाद कैंडिडेट के साथ मिलके और कहीं आज खुद अपने कैंडिडेट के साथ। और लेकिन आपने हलकों की बात, इस हल्के में मसाइल की बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि साबिक वज़ीर आज़म यहाँ रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है। यहाँ पे रोड के साथ साथ नौकरी नहीं है, जॉब लोगों सनत नहीं है। यहाँ दरबार है शादी सरकार का, साथ टूरिज़म है। श्रीनगर यहाँ से तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर आगे श्रीनगर है साथ ही, और यहाँ पे उसके साथ रास्ते जो हैं ये बाबे कश्मीर है जो बिम्बर है, और यहाँ सहूलतों का फुकदान है। जी ठीक। सोहेल रशीद साहब, ये बताइएगा कि जो वहाँ पे सिचुएशन बताई है बिम्बर में, मीरपुर में आप बताएं कि जो सियासी जमातें हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और IPP का अगर इत्तेहाद हुआ है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट्स हैं वो प्रेशर महसूस कर रहे हैं या वो कंफर्टेबल हैं? अफसर साहब, अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें तो वो इस बार जितनों से भी हमारी बात हो सकी, उनका ये मानना है कि इस बार कुछ सरप्राइज रिजल्ट ज़रूर सामने आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं। एक तो जो लास्ट इलेक्शन में यहाँ जिस पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई थी आज़ाद कश्मीर में, वो इस बार मैदान में ही नहीं है, तो उसका कुछ ना कुछ वोटर कहीं ना कहीं तो है। तो यहाँ आज़ाद कश्मीर में अमूमन हमने देखा है 15 से 20 हज़ार के दरमियान वोट लेने वाला उम्मीदवार इलेक्शन जीत जाया करता है। मैक्सिमम रजिस्टर्ड वोटर जो है वो एक हल्के में 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो ये एक फैसला कुन वोट हो सकता है। वो अब PTI अगर मैदान में नहीं है तो उसका वोटर किसे चुनेगा, उनको कौन अपनी जानिब ला सकेगा, कितना कामयाब रहेगा, ये एक ओपन फील्ड थी। तो अगर उनको कोई पार्टी अपने साथ ला सकेगी तो यकीनन वो एक डेंट डाल सकती है। दूसरी तरफ एक तो ये फैक्टर है, फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो कदीम जमात है, रियासती जमात यहाँ पर उसे कहा जाता है, जो आज़ाद कश्मीर के साथ साथ चली है, उसका इत्तेहाद हुआ है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर ज़रूर है जो नताइज पर असरअंदाज हो सकता है। तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को एक कंफर्ट जोन से बाहर ज़रूर निकाल लिया है इन सारी चीज़ों ने। इसलिए काफ़ी दौड़ धूप भी की जाती रही उम्मीदवारों की जानिब से कि वो अपना मैसेज जो है वो मैक्सिमम कन्वे कर सकें और लोगों को अपनी तरफ ला सकें। अब कितना ला सके हैं, अवाम किसे वोट देने जा रहे हैं, कल सुबह अवाम ने अब अपना फैसला सुनाना है कि आपके ख्याल में टर्नआउट कैसा होगा मीरपुर डिवीज़न में कल? अफसर साहब, तवक्कुआत से कम भी रह सकता है। यहाँ पर जो हमारी रीडिंग है वो अभी तक जिस तरह से लोगों से बात हुई है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि शायद टर्नआउट उतना ज़्यादा ना हो जितना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, मैं टिका खान, ये बताइएगा कि जो वोटर टर्नआउट आप बताएं भिम्बर में, वहाँ पे सिचुएशन कैसी है और वहाँ वोटर टर्नआउट कम रहने की तवक्को है या ज़्यादा होने की है या सेम? मेरी अपनी जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है उसके मुताबिक तो सबसे ज़्यादा टर्नआउट मुझे भिम्बर में नज़र आ रहा है। चूँकि पूरा बाज़ार चल रहा है, किसी भी किस्म की जो हड़ताल की कॉल थी, आप यकीन करें अब साथ साहब एक दुकान बंद नहीं हुई, कोई एक ऐसा बंदा नहीं नज़र आया जो ये ना कहे कि मैंने वोट नहीं डालना। हर कोई बेताब और बेकरार है। हम यहाँ पंजाब की ज़बान हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया आबिद शररी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और वहाँ कैंपेन करते रहे। आबिद साहब, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के। ये बताइएगा कि हमें जो हमारे नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं उनसे मैं बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो आपस में इत्तेहाद हुआ है मुख्तलिफ सीटों पे, उसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शायद कल के इंतखाबात में टफ टाइम मिले। आप क्या समझते हैं? जी बहुत शुक्रिया सारा आलम साहब। अभी चंद घंटे रह गए पोलिंग शुरू होने में और इंशाअल्लाह ताला कल रिजल्ट आएगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह ताला लीडिंग पार्टी होगी। और हर बंदे का अपना एनालिसिस है। मैं क्योंकि ऑन ग्राउंड रहा हूँ यहाँ पर और अभी भी मैं नक्याल सेक्टर में हूँ, नक्याल में हूँ
और मैंने लोगों में जो जज्बात देखे हैं, लोगों का जो प्यार देखा है मियां साहब के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। मैं नकियाल में हूँ, मैंने अभी खोरटा में गया, मैं कोटली में था, मैं मीरपुर गए वहाँ पे। तो इंशाल्लाह ताला मेरी बात नोट कर लीजिएगा अफसार आलम साहब, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह ताला अक्सरियती जमात बन के उभरेगी कल। उसके काम बोलते हैं और लोग समझते हैं। मैंने आपकी बात आपके कहने पे नोट कर ली है बाकायदा, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में भी आप लोग ये कहते थे कि हमने काम किया है और लोग हमें वोट देंगे, लेकिन वहाँ पीपल्स पार्टी जीती है। तो हो सकता है यहाँ भी सरप्राइज मिले कल। आप बेहतर समझते हैं कि वो गवर्नमेंट कैसे वो हो गया, बन गई उनकी गवर्नमेंट, ठीक है बन गई है, मेजॉरिटी में थी, बन गई, लेकिन आज़ाद कश्मीर में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी साहब, आबिद शेर अली साहब हमसे बात करने का। और वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हॉट इशू मईशत, मालियात और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने जो माहिर मईशत हैं, और खुर्रम हुसैन जो माहिर हैं मुआशी अमूर के। और बात करेंगे कि पाकिस्तान में मईशत के हालात कोई अच्छे नहीं हैं, और पाकिस्तान के जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं आ रही, और जो खलीजी जंग है उसके असरात पाकिस्तान पे नज़र आ रहे हैं। तो पाकिस्तान को इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? और इसी के बैकड्रॉप में हमने ये सुना है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी का ज़िक्र आया है। उसका क्या मतलब है? दोनों हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उन्होंने इस पे अलग अलग आर्टिकल लिखे हैं, दोनों का मौक़िफ़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है एक दूसरे से, तो इस पे आज हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमें ज्वाइन करने का, और खुर्रम हुसैन साहब हमें ज्वाइन करने का। खुर्रम साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ कर लेता हूँ। आप बताइएगा, जो हमारा आज का टाइटल है कि मईशत, मालियात और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ये जो अमेरिका के साथ हमारा हो रहा है 10 अरब डॉलर का एक प्लान, हालांकि पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये फिगर कंफर्म नहीं किया, लेकिन ऐसी बात को कंफर्म तो किया है। क्या ये हमें हेल्प करेगा मईशत को बेहतर करने के लिए, हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन है उसको बेहतर करने के लिए? हेल्प तो करेगा लाजिम, लेकिन अफसार साहब क्या यही वाली हेल्प जो है हम लोग इसी पे अपनी मईशत चलाते रहेंगे? क्योंकि ये अल्टीमेटली बोरोड मनी है। ऑल्दो टेक्निकली इसको वो वाली बोरोइंग नहीं है जो जैसे कमर्शियल बॉन्ड की होती है, एक स्वैप फैसिलिटी होती है ये, लेकिन काउंट ये फिर भी बोरोड मनी करती है। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी सूरत नहीं बनती, पहली चीज। और नंबर 2 कि ये किस हद तक हमें अप्रूव की जाएगी, पहली चीज इसका भी कुछ पता नहीं है। फिलहाल तो हमें इतना ही बताया गया कि ये एक फैसिलिटी मांगी है पाकिस्तान ने, वहां से जवाब क्या आता है वो तो हम आगे जाके देखेंगे। और नंबर 3 कि जब एक दफा मिल भी जाए तो इसका ये नहीं मतलब कि आप एकदम से 10 अरब डॉलर कैश में आपकी इकोनॉमी में आ जाएंगे। ये एक बैकस्टॉप किस्म की फैसिलिटी होती है। जैसे एक कंपनी के पास अगर ओवरड्राफ्ट की कोई फैसिलिटी है बैंक के साथ, या वर्किंग कैपिटल ड्रॉडाउन की कोई फैसिलिटी होती है। लेकिन इसके साथ एक चीज जो आमतौर पे गवर्नमेंट्स कर सकती हैं कि ये वाली फैसिलिटी अगर आपको मिल जाए तो आप प्राइवेट मार्केट्स में जाके यूरो बॉन्ड या स्कूप बॉन्ड्स रेज कर सकते हैं, और फिर प्राइवेट कैप क्रेडिटर्स ये कहते हैं देख के कि ठीक है अगर इनके पास ये फैसिलिटी है तो इसका मतलब है इनकी कर्ज को अदा करने की जो कुव्वत है वो अब बेहतर है उस कंपैरिजन से, रेटिंग बेहतर हो जाएगी हमारी। तो इसमें जो फ़र्क क्या है? ये जो हमें एक्सचेंज फैसिलिटी जो बात हो रही है, इसमें IMF से जो हमें पैसा आता है, उसमें सऊदी अरब या चीन से जो हम लेके फंड्स रखते हैं अपने फॉरेन एक्सचेंज में, तो वो भी कर्ज ही होता है। फ़र्क क्या है इनमें चारों में? देखिए, इसमें मेन फर्क ये है कि आप एक फैसिलिटी खोली जाती है, उसमें दूसरी साइड पे अमेरिका का US ट्रेजरी डिपार्टमेंट बैठा होता है, हमारे इस साइड पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और स्टेट बैंक पाकिस्तानी रुपीज लेके उस फैसिलिटी में जमा करता है और वहां से उसी कन्वर्जन करके डॉलर्स ड्रॉ करके वापस पाकिस्तान ले आता है। अब अग्रीमेंट के मुताबिक किसी भी तारीख पे 1 महीना होगा, 2 महीने होंगे,
अब स्टेट बैंक ने वापस वही डॉलर्स ला के उसी फैसिलिटी में जमा करने और जितने डॉलर्स और जितने रुपए डाले थे वो वापस ले आने हैं वहां से। ये इमरजेंसी लेंडिंग फैसिलिटी होती है, ताकि अगर आपके पास कोई एक ऐसी इमरजेंसी आ जाए जहां पे आपको एकदम से जरूरत है तो आप ड्रॉ डाउन कर सकें छोटे अरसे के लिए, महीना, 2 महीने, 3 महीने, दैट्स ऑल, नॉट मोर देन दैट। जो सऊदी अरब से पैसे आते हैं वो एक साल के लिए डिपॉजिट होते हैं, वो सीधा फाइनेंस मिनिस्ट्री में आ जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट खर्च कर सकती है उन पैसों को। और चाइना से जो आते हैं वो तो वहां का सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दरमियान डायरेक्ट होता है, और वो तो पाकिस्तान ने तकरीबन सारा ड्रॉ डाउन ऑलरेडी किया हुआ है, तकरीबन सारा। तो ये मेजर फर्क है इन तीनों में। तो वो खर्च कर सकते हैं हम, चीन और सऊदी अरब से जो आते हैं या आईएमएफ से जो आते हैं वो हम खर्च कर सकते हैं, ये वाले हम डायरेक्ट खर्च नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये डायरेक्ट जैसे गवर्नमेंट नहीं खर्च कर सकती, लेकिन स्टेट बैंक इसको यूज कर सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए, यानी कि जो आपकी बैरूनी पेमेंट्स हैं उनको मीट करने के लिए। अगर आपने कोई कर्जे की अदायगी करनी है जिसके लिए डॉलर्स की कमी हुई थी आपके पास, या आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की सपोर्ट है, आपके कोई इंपोर्ट्स की पेमेंट नहीं की जा रही, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बजट के लिए इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। बजट के डॉक्टर फारूक साहब, आपने भी एक आर्टिकल लिखा है और आपके ख्याल में एक बड़ा अच्छा स्टेप है जो होने जा रहा है, क्यों आप कैसे समझते हैं कि एक अच्छा स्टेप है और इससे पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम कैसे मिलेगा? एक बात तो खुर्रम हुसैन साहब ने की है कि रेटिंग हमारी बेहतर हो जाएगी जिससे हम अपने बॉन्ड्स मार्केट कर सकते हैं, इसके अलावा क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को? होगा तो ये कर्ज, और किस सूद पे होगा, शरह सूद पे, वो भी हमें अभी नहीं पता। जी साहब, पहली बात तो ये है कि 40 साल पहले मैंने ये एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड का की इस्तेलाह जो है सुनी। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में था और एक प्रोफेसर साहब जो हमें ग्रेट डिप्रेशन पढ़ाया करते थे, उनकी जुबान से मुझे याद है। और ये फंड क्रिएट किया गया था कहीं 1934 में। तो एक तो पहला क्रेडिट जाता है वजारत खजाना को या वजीर खजाना को कि ये एक बड़ा अनमोल सा जो इंस्ट्रूमेंट है, जो बहुत हार्डली रेयरली इसको इस्तेमाल किया जाता है, वो ये ढूंढ निकाला है। अब इसमें शुरुआत में तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बाकी ममालिक थे जो अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी थे, उनको ये फैसिलिटी इसमें से निकाल के दी जाती रही। इसमें अर्जेंटीना भी है, मेक्सिको है, बल्कि बरतानिया ने भी इसकी फैसिलिटी को इस्तेमाल किया है, पोर्चुगल ने इस्तेमाल किया है, चिली ने इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब ये ना तो कर्ज है, ना ये किसी किस्म का लोन है, और ना इसमें कोई इंस्टॉलमेंट्स हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं, जिससे आप अभी जिक्र कर रहे थे कि चीन की तरफ से लोन आता है, कर्जे आते हैं, सऊदी का आता है, फिर इंस्टॉलमेंट्स आईएमएफ की आती हैं। ये उन सब से फर्क है। अब इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा ये सामने अभी नहीं आया है। इसकी अमाउंट क्या होगी उन सबसे बढ़ के कैसे है? जी मैं बता रहा हूँ, इसकी जो 2 या 3 तरीकाकार जो पास्ट में देखे गए हैं। एक तो इसके अंदर अभी जिक्र कर रहे थे खुर्रम साहब, उन्होंने नाम कुछ और लिया, लेकिन ये इन एसेंस करेंसी स्वैप, जिसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान जो है वो $10 बिलियन के इक्विवेलेंट जो रुपए हैं वो जमा करवा दे यूएस ट्रेजरी के पास, और उसके बदले यूएस ट्रेजरी हमें $10 बिलियन दे देगी। तो हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 5 साल का टर्म है, तो 5 साल के बाद जो हमारे रुपए उनके पास पड़े हैं वो हमें वापस मिल जाएंगे, और हमने उनके $10 बिलियन जो हैं वो वापस करने होंगे। तो ये करेंसी स्वैप की। तो इसमें एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो डॉलर और रुपये की आज की रेशो है, अगर 10 साल बाद या 5 साल बाद जब वापस करना है, हमने एक स्वैप करना है, फिर तो उस वक्त उस रेशो से होगा या आज की रेशो से होगा? देखिए, इसमें रेशो नहीं आती, बिकॉज एक्चुअली हमारे रुपए उनके पास पड़े हैं, उनके डॉलर्स हमारे पास पड़े हैं, और हमने जब वो स्कीम मैच्योर होगी हमने उनके डॉलर वापस करने हैं, उन्होंने हमारे रुपए वापस करने हैं। तो जो रेशो है वो इसमें प्ले नहीं करता, वो शुरू में बंद गया। दूसरा, इसमें गारंटी, मतलब अगर $10 बिलियन के अगेंस्ट, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि हम 100 अरब रुपया जमा करवाते हैं, तो 5 साल बाद 100 अरब रुपया ही हमें वापस मिलेगा अगर हम $10 अरब वापस कर देंगे, तो ऐसा ही है। इसमें देखिए जो स्ट्रक्चर है वो भी सामने नहीं आया। अभी सिर्फ रॉयटर्स ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहा है, इसमें गारंटी भी हो सकती है, उसका भी खुर्रम साहब ने भी जिक्र किया। उस शक्ल में अगर पाकिस्तान जाता है किसी से उधार लेने के लिए,
तो फिर वो जो उधार देने वाला है उसका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये फैसिलिटी ठीक है, बैकअप तो बेसिकली हमने अपने उधार लेने की जो सलाहियत या काबिलियत है वही बढ़ाई है, तो बात तो फिर वही आ गई। तो फिर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, मईशत को बेहतर करना, इसके लिए हमें और क्या इकदाम करने चाहिए? के लिए तो बेतहाशा और इकदाम चाहिए, जिसमें इस्लाहाती इकदाम सरे फहरिस्त हैं। ये कोई इस्लाहाती कदम नहीं है जो अब हम उठा रहे हैं। देखिए, इसमें एक जियो पोलिटिकल एंगल भी आ जाता है। इसमें एक बड़ा वाज़ेह पैगाम अमेरिका की तरफ से जाता है उसकी अपनी बिजनेस की कंपनीज के लिए कि वो पाकिस्तान जाके कारोबार कर सकती हैं। दूसरा एक पैगाम जाता है कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ चीन या सऊदी अरब या IMF या UAE के ऊपर जो है अब उसका रिलायंस या नहीं रहा। तो ये एक डाइवर्सिफाई हो जाता है हमारा जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है पाकिस्तान का, उसमें एक नया प्लेयर सामने आ जाता है। और हमारा जो पहले अंडे 3 या 4 आप समझिए कि बास्केट में पड़े थे, अब वो उन बास्केट से निकल के एक नई बड़ी बास्केट में भी जा रहे हैं। ठीक है, खुर्रम साहब ये बताइएगा कि अगर ये जो कुछ अभी डॉक्टर साहब ने बताया है, ये इससे इस्तेहकाम आप समझते हैं कि पाकिस्तान की मार्केट में आएगा, तो किस तरह का आएगा? देखिए, इस फैसिलिटी की वजह से कोई इतना बड़ा भी नहीं आने वाला फर्क पाकिस्तान में। अगर कोई फर्क पड़ेगा मईशत में, तो हमने जिस किस्म की गवर्नेंस मिल रही है, शुरुआत वहां से होगी, और जब तक वो चीज नहीं बेहतर होएगी तो इधर उधर से पैसे मुख्तलिफ तरकीबों के थ्रू बोरो कर करके इसी मईशत के अंदर डालने से कुछ मोहलत तो खरीद लें, और ये जरूर हो जाएगा कि 1 साल या 2 साल के लिए शायद कोई रफ्तार पैदा हो जाए इसी मईशत में, लेकिन वो दोबारा जाके आगे वही क्राइसिस वाला माहौल पैदा हो जाएगा जो हमारे घड़ी घड़ी होता रहा। आप तो एक बहुत तजर्बे वाले जर्नलिस्ट है अफसार साहब, आपको याद होगा 2000 में जो माहौल था, 98 या 99, 2000, 2001 में, या 2008, 9, 10 के जो साल थे, या 2018 के बाद जो एक क्राइसिस शुरू हुआ, 18, 19 और फिर 22, 23, तो दोबारा से वही क्राइसिस आराम से आ जाएगा अगर आपने बाकी गवर्नेंस की चीजों को चेंज नहीं किया। बाकी चीजें ठीक ना की तो एक ठीक। डॉक्टर फारूक साहब, ये जो फैसिलिटी की आप बात कर रहे हैं, इसके साथ कुछ शराइत भी तो होंगी ना? जी, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। देखिए, ये इसका जो नाम है वो एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड है। इससे ये तवक्को कर लेना कि पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी, ये एक्सचेंज रेट को हमारा जो पैरिटी है डॉलर के साथ उसको तक़वियत देता है। तो इसमें देखिए, हमारी मईशत को दुरुस्तगी के लिए कोई बैरूनी मुल्क नहीं आने वाला। ये हमारे अपने जो फैसला साज शख्सियात हैं, चाहे वो मईशत में हो, सियासत में हो, उन्होंने इस मुल्क की जो मईशत है उसको दुरुस्त करना है। ना IMF कर सकता है, ना अमेरिका कर सकता है, ना सऊदी अरब कर सकता है। अच्छा, अब रॉयटर्स ने ये कहा है कि इसको लिंक किया है ईरान की जंग के साथ, कि शायद पाकिस्तान ने जो सर्विस प्रोवाइड की हैं उसके एवज ये हो सकता है। अब ये रॉयटर्स की स्पेकुलेशन है, ये उसकी क्या सराई है। ये हो सकता है कि अमेरिका जो है वो मादनियात की तरफ देख रहा है पाकिस्तान के अंदर और एक चैनल खोलना चाहता है। वो इस खित्ते में साउथ एशिया असर और रसूख बढ़ाना चाहता है। तो बहुत सारी क्या सराइयाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पे तफरीक कर लें हकीकत को और क्या सराई को। हकीकत ये है कि एक प्लेटफॉर्म की बात हो रही है और क्या सराइयाँ फिर बेशुमार। ठीक है, दोनों माहिरीन का ख्याल है कि असल इशू है कि हम अपनी गवर्न करेंगे तभी हमारी मईशत ठीक हो सकती है। इस तरह कर्ज़ों के हसूल के बावजूद मईशत तब तक ठीक नहीं होगी जब तक हम खुद करना नहीं चाहेंगे। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल। और वक्त है हमारे आज के एडिटोरियल का। आज का हमारा एडिटोरियल है सोशल मीडिया, लीडर और आवाम। और आपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक वीडियो देखी होगी जिसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने रात को वो वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पे चढ़ाई, क्योंकि
दिल्ली में बहुत ज़्यादा शदीद हंगामे हो रहे थे, वहाँ पे मुजाहरे किए जेन ज़ी ने अपने मुतालबात के हक़ में, तो उसको ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और आवाम तक अपना, लोगों तक, मुजाहिरीन तक, बच्चों तक अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश की। और उसमें वो कितना कामयाब हुए या नाकाम वो आपके सामने है। उन्हें आवाम के मुतालबात के सामने झुकना पड़ा। दूसरी तरफ इससे मुझे याद आया कि 2016 में रजब तैयब अर्दवान जो तुर्की के सदर हैं, उनके ख़िलाफ़ भी फ़ौज ने बगावत की और उस वक्त उन्होंने भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। उन्होंने फेसबुक पे एक मैसेज दिया। उस मैसेज में उन्होंने अवाम को कहा कि आप बाहर आएँ और इस बगावत को नाकाम करें, और अवाम उसी सोशल मीडिया पे उनकी आवाज़ सुन के बाहर आई और उन्होंने उस बगावत को नाकाम किया। लेकिन नरेंद्र मोदी की आवाज़ सुन के अवाम बाहर नहीं आई। तो अगर आप दोनों इन लीडर हजरात के चेहरों के तासुरात देखें तो आपको तासुरात से पता चलेगा कि जिस लीडर के पीछे अवाम की ताकत होती है उसके चेहरे के तासुरात, उसकी आवाज़ और तरह की होती है, और जिस लीडर के पीछे अवाम की ताकत नहीं होती उसके चेहरे के तासुरात और उसकी आवाज़ में वो दमखम भी नहीं होता, और ना ही अवाम उसकी आवाज़ सुनते हैं। और यही हुआ। यही मैं समझाना चाहता हूं कि अगर अवाम के अंदर लीडर की सही पॉपुलैरिटी होगी, उसके लिए काम करेगा, तो लोग भी उसके लिए बाहर निकलते हैं। वरना तो जो नरेंद्र मोदी के साथ हुआ वही दूसरे लीडर्स के साथ होगा अगर वो अवाम की आवाज़ नहीं सुनेंगे। और करप्ट लीडरों के लिए अवाम उनकी आवाज़, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो, जिस दिन नरेंद्र मोदी ने कोशिश की कि वो जेन ज़ी से उनकी ज़ुबान में बात करें, लेकिन उन्होंने बात सुनी नहीं। तो लीडरान हजरात को ये चाहिए कि अवाम की आवाज़ सुने और अवाम के मसाइल हल करें। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।